हेलो क्लास 10th। तो ये फाइनली बेटा आपका लास्ट वीडियो आ चुका है रियल नंबर का। इससे पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल मैथ विद लव सर पर। तो आज का जो है लास्ट वीडियो ये कौन सा रहेगा बच्चे? लास्ट वीडियो जो रहा करेगा किसी भी चैप्टर का वो वन शॉट रहेगा। और वन शॉट में मैं क्या कराने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले रियल नंबर का पूरा बेसिक बता दूंगा। उसके बाद बेसिक बताने के बाद हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के वो इंक्लूडेड रहेंगे। आरडी से कुछ क्वेश्चंस है, आरएस से कुछ क्वेश्चंस है, ऑल इन वन से कुछ क्वेश्चंस है और एक सीबीक्यू बुक से उससे कुछ क्वेश्चंस है। केस बेस्ड वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपके पूरा का पूरा रियल नंबर कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इससे बाद वो आएगी आपकी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने रियल नंबर पर। तो ये चैप्टर कौन सा आपका रियल नंबर, जिसमें हम इसमें वन शॉट लेने वाले हैं, इस चैप्टर को पूरा का पूरा इसी वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों? रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं हमारे पास रैशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबरों को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है, रैशनल प्लस इरेशनल। ये वैसे मैं बेसिक क्लास में आपको बता चुका हूं, जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी है उसको भी यहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रैशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं इट कैन बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू क्या होते हैं बच्चे? पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या रहेंगे हमारे पास? इंटीजर्स रहेंगे। अच्छा ये इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड बाय जीरो। ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर अगर आप बोलोगे तो ये भी बोल सकते हो इट कैन नॉट बी रिटन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक और डेफिनेशन है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, एक और डेफिनेशन क्या कह सकते हो तुम इरेशनल नंबर को कि स्क्वायर रूट में हमारे पास वे नंबर जो प्राइम नंबर हो, स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर प्लस और कौन से दूसरे नंबर कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग ये कौन से नंबर होते हैं? ये सारे नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से हो गए? प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर प्लस में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा इसी को अगर हम रियल रेशनल नंबर के बारे में बोले तो रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे हमारे पास? टर्मिनेटिंग। बच्चे कौन से हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग। और कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। तो ये कौन से हो जाते हैं हमारे पास? रेशनल नंबर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम किसी से डिवाइड दें और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे मैं 9 को 2 से डिवाइड दे रहा हूं तो ये आंसर आएगा 4.5। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कौन से हो जाएंगे हमारे? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स कौन से आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। जैसे मैंने 8 को डिवाइड दे दिया, सॉरी 8 को डिवाइड दिया बच्चे किससे? 3 से। तो ये आएगा 3 2 6 0.3 6 18 3 6 18 3 6 18। इस तरीके से हमारे पास चलता जाएगा। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नंबर है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये 9th क्लास में आपने पढ़ोगे 2.6 के ऊपर हम इसको लगा देते हैं बार। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं? ये भी हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, बार वाले। और अब आ जाते हैं हम अपने कौन से? प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं बच्चों? 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। इट कैन बी ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। इट कैन बी ओनली 2 फैक्टर, जिसके बच्चों कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। तो वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब जैसे एग्जांपल में मैं लिख दूं 2 3 5, तो ये नंबर्स कौन से हैं? ये नंबर्स हमारे प्राइम नंबर है। देखो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर, 1 और 2 से ही कटता है, तो इसलिए 2 फैक्टर है। 3 1 से
और अपने आप से इटसेल्फ मतलब अपने आप नंबर से कटता है। तो ये भी हमारे पास कौन से प्राइम नंबर। अगर ये स्क्वायर रूट में आ गए जैसे √2 √3 √5 ये सारे कौन से रहेंगे हमारे इरेशनल नंबर। अच्छा इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब और समझा दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बिल्कुल समझाता हूं बच्चे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, मैंने 22 को डिवाइड किया 7 से, तो जब हम इसको डिवाइड देते हैं तो इसको डिवाइड देने पर आया था हमारे पास 3.14625 ऐसे नंबर चलता जाएगा जब आप इसको डिवाइड देके देखोगे। तो इसमें देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो इसमें कोई नंबर क्या नहीं हो रहा, ना तो ये ऐसा हो रहा कि कहीं पे कट के रुक रहा है, और ना ये रिपीट हो रहा हमारे पास। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद सारे नंबर्स अलग अलग जा रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। और ऐसे स्क्वायर रूट में आप ये लिख दोगे रूट में 5, रूट में 2, रूट में 3 लिख दोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.732 ऐसे नंबर चलता जाता है। तो ये भी तो वही चीज होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर को एक और है कौन कौन से, पाई और ई, ये नंबर से हमारे पास कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो रैशनल नंबर होती है, ठीक है। गॉट इट। चलिए बच्चों अगर मैं पॉइंट में बोल दिया 2.3 एक रैशनल नंबर है, यस सर ये भी एक रैशनल नंबर है, इसको पॉइंट काटोगे तो 10 आ जाएगा और ये P/Q की फॉर्म में बन जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब रियल नंबर कौन सा हो गया, रैशनल नंबर, बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यही हमारे पास दोनों कौन से होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर कौन से हो गए, ऑल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमारे पास रियल नंबर होता है, यानी कि सॉरी सम नहीं बेटे, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को इंक्लूड करेंगे तो वो रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर क्या अगर इंक्लूड करो तो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी, इंटीजर भी, और रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, ठीक है। तो कौन से नंबर सर रियल नंबर नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते, जो आप पढ़ने वाले हो 11th क्लास में। तो अभी आपका जो ये चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें नहीं है 10th क्लास में, वो आप पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में 2 आ गया, ये स्क्वायर रूट में -2 आ गया, ये नंबर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये आप पढ़ने वाले 11th क्लास में, ये आपका 10th क्लास का चैप्टर नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए, और बच्चों बताइए कुछ इंट्रोडक्शन। अच्छा, और अगर मैं एक और बात करूँ तो आपका रियल नंबर का वो हो गया, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा HCF और LCM क्या होते हैं पता है। अच्छा मुझे इससे पहले एक चीज और बताओ, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिनके ऐसे 2 नंबर्स जो पेयर में रहेंगे और उनका HCF कितना आना चाहिए बच्चों, 1। उनका HCF कितना आएगा, 1। जैसे मैंने 2 और 3 ले लिया और इनका HCF निकालूंगा तो इनका HCF कितना आएगा, 1। तो को प्राइम नंबर वो हो गए जिनका HCF हमारे पास पेयर में कितना आएगा, 1। ऐसे 2 नंबरों का पेयर जिनका HCF हमारे पास कितना आना चाहिए, HCF हमारे पास आएगा कितना, 1। तो वे नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, को प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों। वो नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर समझ में आया कौन से होंगे। और फिर हम एक मैंने बताया HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अच्छा ये HCF और LCM का बेसिक मीनिंग क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं पता हो तो ये पता होना चाहिए। HCF और LCM का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जैसे HCF का मतलब होता है, अब आपको इसकी फुल फॉर्म तो पता होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या मतलब है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये तो हमको पता है, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग क्या है HCF का। जैसे मैंने आपको 2 नंबर दिए 10 और 80, ठीक है, या ले लो 10 या 20, ठीक है, 10 और 80 ले लिया, अब ये तो इनका मैं HCF निकालूंगा। तो मुझे वो बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों में कॉमन हो और इन दोनों का डिवाइड कर दे, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो कैसे निकालोगे, देखो आपने HCF निकाले होंगे, आपने 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में सीखे होंगे HCF निकालने, ठीक है।
लेकिन एचसीएफ एक और अलग अलग मेथड से निकाल सकते हो। इसमें जो निकालना है 10th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। निकाला आप और भी मेथड से सकते हो, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि जैसे 10 है हमारे पास, तो 10 के एलसीएम निकालो तो 2 × 5 ये आएगा हमारे पास क्या, इसका प्राइम फैक्टर। तो और 18 का प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 18 का एलसीएम निकाला मैंने, 2 2 जा 2 9 18 3 × 3 ये हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा इन दोनों नंबरों का एलसीएम। तो इन दोनों नंबरों में एक तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो हाईएस्ट होना चाहिए। देखो कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में? 2 है। और भी कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं बच्चे, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। तो इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ 10 और 18 का, वो आएगा =2। तो ये बड़े से बड़ा नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। बड़े से बड़ा इन दोनों में कॉमन नंबर, इन दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन नंबर ऐसा है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर देगा। ये होता है एचसीएफ का मतलब, ठीक है। एचसीएफ का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। इसी को जीसीडी भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखो एचसीएफ निकालने मैं आपको कई मेथड सिखाऊंगा। जैसे एक तो मेथड ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। एक डिवीजन मेथड भी होता है। डिवीजन मेथड कैसे? कि आप 10 को 18 से डिवाइड करो। ये आप बच्चे छोटी क्लास में सीखा होगा। 10 × 1 = 10 और 8, तो फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर 10 आ जाता है वापस से। 8 × 1 = 8, 10 में से 8 गया 2, फिर 8 बचेगा। जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं होता तब तक हम पूरा करते जाते हैं। 2 4 = 8 और 8 से 8 कट जाएगा, तो जहां पर कट जाएगा वहीं पर ये एचसीएफ हो जाएगा। एक ही डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकालना आता होगा आप पे। मैं एक और मेथड आपको अलग से सिखाऊंगा कि एचसीएफ आप और कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 10 और 18 है, इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का सबसे पहले, अगर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, तो ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का सबसे पहले 2 नंबरों का क्या निकालोगे आप? डिफरेंस निकालोगे। तो डिफरेंस कितना आएगा? 8। डिफरेंस पॉजिटिव में लेना, नेगेटिव में नहीं। डिफरेंस कितना आएगा? 8। तो 8 जो आएगा, या तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 8 होगा। अब चेक करो क्या 8 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो या तो 8 होगा या 8 का कोई फैक्टर होगा, या 8 का कोई फैक्टर होगा। तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 4 × 2 या 2 × 2 × 2। तो क्या 4 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं? नहीं सर। क्या 2 से दोनों नंबर कट रहे हैं? यस सर, 2 से दोनों कट रहे हैं। तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। एक ये मेथड होता है, इससे निकाल सकते हो। डिफरेंस मेथड से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से आप एचसीएफ को अच्छे से समझोगे कि एचसीएफ का मतलब हो गया कि इन दोनों में हाईएस्ट नंबर और कॉमन होना चाहिए जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, वो होता है एचसीएफ का मतलब, ठीक है। अब आते हैं अपने एलसीएम पर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछूं तो एलसीएम किसका? 10 का और 18 का, ठीक है बच्चे। तो 10 का और 18 का एलसीएम निकालूंगा तो जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो बच गए हमारे पास वो सारे नंबर्स आते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 = 9 और मल्टीप्लाई में 5। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 5 2 = 10 90। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम आ जाएगा 90। इसका मतलब क्या है 90 का? 90 का मतलब ये है कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की बताइए। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है हमारे पास कि इन दोनों नंबरों के मल्टीपल में जो नंबर आएगा वो छोटे से छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है? 90 है। जैसे 90 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 90 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा? 180। 180 भी इन दोनों नंबरों का एलसीएम है, लेकिन वो छोटे से छोटा ऐसा नंबर नहीं है बच्चे जो हमारे पास 90 है। 90 एक छोटे से छोटा ऐसा लिस्ट नंबर है कि जो इन दोनों के किस में आता है? डिविजन में आता है, या कह सकते हैं इन दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। इन दोनों नंबरों से डिवाइड तो होता है, ये नंबर भी दोनों से डिवाइड होता है, लेकिन लिस्ट का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 90। तो इसलिए इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या आता है? 90। एलसीएम इन दोनों नंबरों का 80 भी है। अगर 19 का मल्टीप्लाई में 3 में कर दूं तो ये हो जाएगा 270। तो एलसीएम तो इन दोनों नंबरों का 10 का और 18 का 270 भी है, क्योंकि 270 10 से भी कटता है और 18 से भी कटता है। लेकिन वो लिस्ट नहीं है, वो ये तो हमारे पास हाईएस्ट चलते चले जाएंगे, लेकिन लिस्ट कौन सा है? 90। तो इसलिए बोलते हैं इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप बेटा बच्चे आपको समझ में आया होगा एलसीएम का मतलब और एचसीएफ का मतलब, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, यहीं पे छोटा सा क्वेश्चन है वो कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी 2 प्राइम नंबर है, इफ 2 प्राइम नंबर्स, तो देन
फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर है, कोई भी दो प्राइम नंबर मैंने ले लिए 5 और 7, एग्जांपल के लिए मैंने कोई भी दो प्राइम नंबर ले लिए 5 और 7। अगर हमारे पास कोई दो प्राइम नंबर है और उन दोनों प्राइम नंबरों का एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा, तो एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा दो प्राइम नंबरों का एचसीएफ क्या आता है बच्चों, 1। कैसे सर, एचसीएफ 5 का तो 5 किया जाएगा और 7 का क्या आ जाएगा 7। तो सर इसमें तो कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है ना बच्चे, 1 तो सबका मल्टीपल होता है ना, 1 तो और सारे नंबर का मल्टीपल होता है, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया इसका 1। तो हमेशा दो प्राइम नंबरों का जो हमारे पास हमेशा दो प्राइम नंबरों का एचसीएफ कितना आएगा 1, और हमेशा दो प्राइम नंबरों का एलसीएम क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट आ जाएगा एलसीएम में। कब आएगा ये जब आएगा जब नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स हो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका को प्राइम नंबर मैंने बता दिया जिनका बच्चों एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। और कुछ बचा इसमें, और कुछ बेसिक, हाँ इवन नंबर और ऑड नंबर, ये और बता दो। इवन नंबर कौन सा होता है हमारे पास, इवन नंबर होते हैं हमारे पास जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगर मैं इवन नंबर को जनरल फॉर्म में लिखूं, तो इवन नंबर को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हो कि जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया या इंटीजर ले लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पॉजिटिव लो, इंटीजर ले लिया, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a। देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखो या पॉजिटिव हटा दो, ए इज ए इंटीजर, ए क्या हमारे पास एक इंटीजर है, ए की जगह में कोई भी वैल्यू रखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 या माइनस की रखो, तो सारे हमारे पास इवन नंबर आते हैं। ऐसे ही ऑड नंबर का बन जाएगा। ऑड नंबर का क्या बन जाएगा, अगर ए हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए क्या हमारे पास एक इंटीजर है, जेड मतलब इंटीजर, ठीक है, तो इसको मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख सकता हूं 2a + 1। क्या ये बन जाएगी, देखो एक बार, अगर बच्चे मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 1 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। अगर मैं इंटीजर की जगह यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 इज एन ऑड नंबर, तो ये जनरल फॉर्म हो जाएगी किसकी, ऑड नंबर की, और ये जनरल फॉर्म हो जाएगी इवन नंबर की, ठीक है। तो चलिए अब हमारा ये रियल नंबर का बेसिक तो लगभग पूरा ही हो गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। क्या और कुछ बचा इसमें, एलसीएम हो गया आपका, एचसीएफ हो गया, नंबर्स हो गए, नहीं इतना ही है बेसिक तो आपका पूरा रियल नंबर का। चलिए बच्चों अब हम अपने क्लास पे चलते हैं, और कुछ रहेगा, अगर कुछ छूटता है तो हम क्लास के बीच में वहां पे समझा दूंगा, ठीक है बच्चे। चलिए करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फॉर सम इंटीजर, अच्छा ये तो ऐसे ही जैसा अभी समझाया था, फॉर सम इंटीजर्स क्यू एवरी ऑड इंटीजर, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ 4। ये बताना आपको इसमें क्या कि एक कोई भी इंटीजर है क्यू एवरी ऑड इंटीजर, हर एक ऑड इंटीजर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इज ऑफ द फॉर्म आएगी, इज ऑफ द फॉर्म। तो हर एक इंटीजर को आप किस फॉर्म में, ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हो। अभी बच्चों अभी समझा के आया हो ऐसा क्वेश्चन में, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो चेक कर लो कि अगर मैं यहाँ पर क्यू क्या हमारे पास कोई भी इंटीजर है, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो 0 हो जाएगा, 0 इज इवन इंटीजर, पता है तो। अगर 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 इवन इंटीजर, 2 3 रखता हूँ तो 2 3 जा 6 इवन इंटीजर। और सर ये तो आपने बताया था, तो इवन इंटीजर के लिए, ये ऑड इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ऑड इंटीजर कौन सा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, चलो 0 रख दिया तो 1 इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। अगर मैं क्यू की जगह 1 रखता हूँ तो 1 + 1 2, 2 इज एन इवन इंटीजर, नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसमें चेक कर लेना क्या 2q + 1, अगर 0 रखूंगा तो 1 ऑड इंटीजर, 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 और 5 ऑड इंटीजर। अगर मैं माइनस का 3 रखता हूँ 3 2 जा 6 और प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस का 5 इज एन ऑड इंटीजर। तो यही मैं पीछे बता के आया था, D फॉर दिल्ली। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, 2q + 1 ऑड इंटीजर। तो ये ऑड इंटीजर क्या होती है, जनरल फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लूँ इवन इंटीजर, सेम क्वेश्चन है, तो इवन इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, इवन इंटीजर के लिए इसमें कोई भी वैल्यू रख के देखो, इसमें सब में हमारे पास इवन इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में पीछे भी अभी समझा के गया था, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे करते चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बना के लेके आया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आया हूँ बच्चों में, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m - 117, then the value of m।
क्या कह रहा है कि HCF ऑफ 65 एंड 117, 65 और 117 को हमने एक्सप्रेस करा किसकी फॉर्म में, 65m माइनस 117, 65m माइनस 117, इसको हमने एक्सप्रेस करा किसमें, HCF को, किसके HCF को, 65 और 117। तो इनका HCF निकालो। अब जैसे यहाँ पे तुम उस मेथड से थोड़ी करोगे कि यहाँ पर मैं 65 के फैक्टर निकालूं, 117 के फैक्टर निकालूं, जो कॉमन है वो लिखूं, ऐसा भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक और तरीका मैंने बताया था, एक तो आप इसका डिवाइड दे दो, डिवीजन मेथड, एक इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 117 और 65 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 7 से 5 गया 2, कितना आएगा 7, यही आएगा ना, 5 10 नहीं डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 7 से 5 गया 2, 11 में से 6 जाएंगे तो 5, कितना आएगा 5। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 52 डिफरेंस आया। क्या 52 से दोनों नंबर डिविजिबल है, नहीं सर नहीं है, तो इन दोनों का ये तो नंबर तो HCF नहीं होगा, या तो ये HCF है या इनका कोई मल्टीपल HCF है। तो इसका मल्टीपल होता है 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 4। क्या 4 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 65 और 117 है, नहीं है सर। क्या 13 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 13 5 65, 13 9 117, जी हाँ सर। तो 13 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, HCF। एक तो ये तरीका, अगर ये भी समझ में नहीं आता आपको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये भी नहीं आएगा तो 65 के आप सीधे सीधे बच्चों क्या निकालो, ट्राई फैक्टर्स निकालो, 13 मल्टीप्लाई 5 और 117 का निकालोगे तो ये आएगा 13 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। तो इनमें देख लो कॉमन नंबर कौन सा, वो HCF हो जाएगा आपका। HCF क्या आ गया आपका 13। तो HCF क्या है बच्चों, इन दोनों में HCF क्या है कॉमन, इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। 13 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, इसलिए इसको HCF बोलते हैं, ठीक है। तो इसका HCF कितना आया, इन दोनों नंबरों का HCF आया कितना बच्चों, 13। तो यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 65m इक्वल टू 13 प्लस 117। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 65m इक्वल टू 130। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिवाइड बाई 65। इसको डिवाइड देना, डिविजिबल करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो m की वैल्यू बच्चों कितनी आई, m की वैल्यू कितनी आई 2। b कौन सा आएगा आपका, b फॉर बॉय, ये तो पढ़ा है। चलिए ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। समझ में आ रही है या फिर ऐसे ही दवा तो चल रहा है सूटा सूटा भाई, बच्चों समझ में तो आ रहे होंगे ना। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग्स रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। हाँ ये क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक मिनट, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, तो 70 और 125 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या बचने चाहिए, 5 और 8। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इनमें कोई जो ऑप्शन से चले जाओ कि इस नंबर को इससे डिवाइड करके देखो, अगर रिमाइंडर 5 बचता है तो ठीक है, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 8 बचता है तो भी ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड देता हूँ बच्चों, 2 4, तो बच्चों ये 2 को जैसे हमने 9 से डिवाइड किया, 2 4 जाए 9 में से 8 गया 1, तो हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। अब एक बात बताइए, अगर 9 को मैं 1 में से घटाऊंगा, 9 क्या था डिवाइजर में से अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 ही एक ऐसा नंबर बचेगा जो डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो हमारे डिविडेंड रहेगा उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। यानी कि 2 से नंबर क्या पूरा जो रिमाइंडर जो बचता है, अगर उसमें से पूरे नंबर को घटा देते तो 8 एक ऐसा नंबर बचता है जो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, बड़े से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा होगा, तो 70 और 125 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 5 और 8 बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर दो ना, रिमाइंडर को इनमें से माइनस करने पर एग्जैक्ट वो नंबर आएगा जो हमारे पास बड़े से बड़ा वो नंबर आएगा जो एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। जैसे ये 8 बचा था रिमाइंडर घटाने पर, तो 8 एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। तो मैंने सबसे पहले एग्जैक्ट नंबर निकालूंगा, 70 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा बच्चों 65, और 125 रिमाइंडर कितना बच रहा था 8, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 117, यही तो आएगा, यही आएगा 117। तो ये 65 और 117 एक ऐसे नंबर बन गए
जो एग्जैक्ट ऐसा नंबर है कि लार्जेस्ट यानी कि बड़े से बड़ा नंबर निकाल दो जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एचसीएफ निकाल दो दोनों का। अभी हम दोनों का एचसीएफ निकाल के आए थे पीछे, तो दोनों का एचसीएफ कितना आया था 30। तो 30 एक ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा नंबर, जो आप 13 को 17 से डिवाइड दोगे, 13 को 125 से डिवाइड दोगे, तो 13 को 70 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 5 बचेगा, 13 को 125 से रिमाइंडर डिवाइड देने पर रिमाइंडर 8 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही था, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। प्रोडक्ट किस कैसे नॉन जीरो रेशनल नंबर का। नॉन जीरो रेशनल नंबर से क्या मतलब है कि नंबर जीरो नहीं होना चाहिए बस, और कोई भी नंबर हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है, रेशनल प्रोडक्ट इरेशनल। कोई भी रेशनल नंबर लिख लो जीरो को छोड़ के, बोला ना नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने माइनस का 3 रख दिया और इसके प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर √2, तो ये क्या आता है हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। यानी कि एक रेशनल और एक रेशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे हमेशा हमको क्या मिलेगा, गिव्स ए ऑलवेज इरेशनल नंबर। हमको हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस बना सकते हो कि एक रेशनल, दो इरेशनल और दो इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा। बच्चों ये होमवर्क में दे देता हूं मैं आपको कि दो इरेशनल और दो इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते तो क्या मिलेगा, टू नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स ए, क्या मिलेगा। जैसे इरेशनल नंबर मैंने √2 ले लिया और यहाँ पर √3 ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा √2 × √3 √6, ये तो इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पर √2 लिया और यहाँ पर भी √2 लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2, ये एक रेशनल नंबर है। तो रिजल्ट में फिर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। किनका, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप अपने पास से कोई सोच सकते हो, ऐड भी कर सकते हो कि अगर दो रेशनल, एक रेशनल और एक रेशनल नंबर का अगर हम ऐड करते हैं तो हमको हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a, इस तरीका से लिखा हुआ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो कैसे छापते हैं, टाइपिस्ट नहीं, टाइपिस्ट को पकड़ूंगा इसको, x² y² और b की वैल्यू क्या है xy³ और x और y क्या बच्चों, x और y हमारे पास प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स ये x और y क्या प्राइम नंबर्स है। तो वेरिएबल का हमको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। इस क्वेश्चन में मैं आपसे एचसीएफ भी पूछ रहा हूँ और बच्चे एलसीएम भी बताना है, एचसीएफ a, b और आपको एलसीएम भी बताना है, एलसीएम। तो वेरिएबल का मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वेरिएबल को क्या कर लीजिए, सेपरेट करके लिख दीजिए। जैसे x³ है तो x को 3 बार लिख दीजिए, x × x, और y² है y को 2 बार, ठीक है। और यहाँ पर कितना x 1 बार और y³ y मल्टीप्लाई y, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या बताया था आपको, अच्छा अभी रुको, एलसीएम अभी समझाऊंगा। एचसीएफ का मतलब क्या बताया था बच्चों, एचसीएफ का मतलब बताया था सर हाईएस्ट ऐसा नंबर जो इन दोनों को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, और वो कॉमन होना चाहिए। x यहाँ पर है और कहीं पर है, y यहाँ पर है कॉमन, और एक y ये कॉमन है, तो ये नंबर आ जाएंगे x × y, तो ये जाएगा xy², ये नंबर आएगा xy²। xy² क्या आएगा इनका, एचसीएफ पूछा था, B फॉर बॉम्बे। तो बच्चों एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों का, एचसीएफ आएगा हमारे पास इन दोनों का क्या, xy²। अगर मैं इसी नंबर का आपसे एलसीएम पूछूं, एलसीएम a और b का, एलसीएम क्या हो जाएगा कि ये नंबर तो आएंगे जो कॉमन है, x कॉमन वाले तो आएंगे, x × y ये तो आएंगे ही आएंगे, जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी जो बच के सारे नंबर्स लिखे जाएंगे, x × x और y, x × x और y। इस तरीके से इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ एलसीएम इन वेरिएबल का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो x कितने बार आ जाएगा, x³ और y कितनी बार आएगा, y³। तो इस तरीके से हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा एक और आप इसको मैं ये भी सोच सकता हूँ, देखो एलसीएम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन आना चाहिए दोनों में। तो पावर में, वेरिएबल में जो पावर कम है वो लिखी जाएगी, जैसे x³ है x है तो x की वैल्यू x आएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट में कॉमन वाले तो लेते, तो कॉमन कौन सा आ सकता है, y की पावर 2 कॉमन आ सकता है 3 और 2 में, तो y² लिखेंगे, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आएगा xy²। लेकिन एलसीएम में क्या लिखेंगे हम, जो ज्यादा से ज्यादा पावर, क्योंकि एलसीएम में हम सारे नंबर्स लिखते हैं ना, तो x³ और x में x³ ज्यादा है तो x³ हो जाएगा, y³ और y की पावर स्क्वायर में क्यूब ज्यादा तो क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चे हम अपने नेक्स्ट क्लास पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास में नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये भी ऐसा ही नंबर है, इसको मैच कर दो, मैं दे दूं आपको।
कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, दो पॉजिटिव इंटीजर p और q, p की वैल्यू क्या आपके पास, p की वैल्यू है ab² और q की वैल्यू आपके पास aq/b, और a और b क्या रहेंगे, प्राइम नंबर्स। पूछा एलसीएम, इस बार एलसीएम पूछा तो एलसीएम निकाल देना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, p और q का एलसीएम हो जाएगा, जो पावर ज्यादा होती है q और इसमें जो पावर ज्यादा आती है क्या, b²। अभी पीछे बता के आया था, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, aq/b², c फॉर कैट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p² इक्वल टू 32/50, देन p इसमें क्या है। तो आप डिवाइड देके देखो, p², अगर ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो 16, और ये 50 कट रहा है 25। तो p² की वैल्यू कितनी आई, p² की वैल्यू स्क्वायर रूट में निकालोगे तो प्लस माइनस में 4/5 ये आएगी, 4/5। क्या एक होल नंबर है, होल नंबर तो सर नहीं है। क्या ये एक इंटीजर है, इंटीजर तो सर है, दोनों इंटीजर है। ठीक है, क्या एक रैशनल नंबर, हाँ p/q की फॉर्म में, और रैशनल नंबर में ये इंटीजर से जाते हैं, ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि प्रोडक्ट, ये कैसा है, एसलेशन रीजन वाला, स्टेटमेंट वाला नहीं, ये तो सेम हो गया ना। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यही आता है ऑलवेज रैशनल नंबर। चलिए रिपीट भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों आपका कि स्टेटमेंट एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स। अच्छा, कॉन्जुगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं जो हमारे पास नंबर लगातार होते हैं, लगातार, जैसे 1 2 3 4 ये कॉन्जुगेटिव नंबर है, 1 के बाद 3 आ गया, 7 आ गया, ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए जो हमारे पास लगातार होते हैं। क्या उनका एचसीएफ इज 1, ये आगे इसने टाइम वेस्ट नहीं किया, एचसीएफ इज 1 कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर का एचसीएफ कितना आता है, हमेशा 1 आता है। चेक कर लो भाई, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर ले लो, 3 और 4 कॉन्जुगेटिव नंबर है लगातार है, तो इनका एचसीएफ 1 आएगा। 5 और 6 ले लो, इन दोनों का एचसीएफ भी क्या आएगा, 1 आएगा। दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का हमेशा हमारे पास एचसीएफ कितना आता है, 1। तो ये क्या होगा आपका स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर, यही तो मैं डेफिनेशन बता के आया था कि दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये क्या आपका ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू है तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए ऑप्शन आपने पढ़े होंगे, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ए। नहीं, आर तो करेक्ट एक्सप्रेशन ए है। क्यों, क्योंकि दोनों में एचसीएफ पूछा और नंबर्स क्या आ रहा, दोनों का 1 आ रहा है एचसीएफ, तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो एस स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट आर इज ट्रू, स्टेटमेंट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका स्टेटमेंट वाला। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या लिखा है, एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। ये क्वेश्चन है, इज डिविजिबल बाय 6, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो एन क्या है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब है बच्चे कि यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू रखनी है, नेगेटिव की वैल्यू आप यहाँ पे नहीं रख सकते। तो करिए अब इसको, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रख के लिखता हूँ तो 1 रख के लिखता हूँ, 1 - 1 0 तो सबसे डिविजिबल हो जाएगा। 2 रख के लिखा तो 8 है बच्चे, यहाँ पर 2 रखूंगा तो 8, 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6 से डिविजिबल है, 6 तो 6 से डिविजिबल है। और देख लो 3 का क्यूब करूंगा 27 - 3 तो कितना जाएगा 24 भी 6 से डिविजिबल है, 6 4 24। तो आप कोई भी नंबर रखोगे तो ये नंबर 6 से हमारे पास डिविजिबल हमेशा आएगा। ठीक है, चेक करते हैं स्टेटमेंट 2, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। इस बार कितने लेने हैं हमको, 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर लेने हैं। ऊपर कितने थे, 2, तो यहाँ पर कितने लेने हैं, 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेने हैं। और नंबर इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6, वो नंबर हमेशा 6 से मल्टीपल आएगा। कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 एक कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो इनका क्या करना, प्रोडक्ट करना है। 3 2 6, इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 6 से डिविजिबल है। हाँ, तो कोई और नंबर ले लो, 2 3 और 4, लेकिन कॉन्जुगेटिव होना चाहिए बच्चे, लगातार होना चाहिए। 2 के बाद 3 3 के बाद 4 ऐसे। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, तो इनका प्रोडक्ट करो। पर कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। कभी आप सोचते हैं यहाँ पर 2 के बाद तो 2.1 भी आता है, मुझे पता है तुम लोग बहुत कलाकार हो, 2.1 भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर लेने, हमको रैशनल नंबर नहीं लेने। तो इनका प्रोडक्ट करोगे 4 3 12, 12 6 से डिविजिबल है, 12 6 से डिविजिबल है। और देख लो नंबर्स हमारे पास, ऐसे का 4 से ले लो, 4 5 6, तो ये डिविजिबल है 6 से, यहाँ ये भी 6 से डिविजिबल है, तो ये भी ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब बताइए क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी,
तो डिविजन बाय 6 दोनों क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर थे। यहाँ पर क्या, नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6, ये भी प्रोडक्ट में था। और इनका भी क्या करना था, 2 पॉजिटिव इंटीजर n³ माइनस n इज डिविजन बाय 6। देखो लिंक कर रहे हैं दोनों, ये डिविजन बाय 6 था, ये भी डिविजन बाय 6 था, मल्टीपल 6 था। मल्टीपल 6 बोलो या डिविजन बाय 6 बोलो। देखो मल्टीपल का मतलब ये इसका मल्टीपल हो गया, 4 3 to the 6 मल्टीपल आ गया, 3 to the 6 मल्टीपल आ गया, एक ही बात है दोनों का मतलब, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। एसवेशन स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ऑप्शन बोला था मैंने, इसका ऑप्शन ये ऐसे क्वेश्चन आता है, इसको करिए। क्या है ये, इसका मतलब है क्यूब, इसका मतलब पावर। ये क्या है, 2 की पावर 3 और स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई, 3a और 3a मल्टीप्लाई, और ये गलती लिखा हुआ है, ये कैसे है, ये है 7 की पावर b, ये 7 की पावर b इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 पे प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2520 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, 5 से काट देता हूँ, 5 5 का 25, 5 4 का 20, 2 2 का 4, 2 5 का 10, 2 2 का 4, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 6 का 12, 2 6 का 12, 2 3 का 6, 3 2 का 6, 3 1 का 3, 3 7 का 21, 7 का 7, ये इसका एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर a और 7 की पावर b इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 3 बार आया, तो 2 की पावर 3, और यहाँ पर 3 है तो 3 कितनी बार आया यहाँ पर 2 बार, और 5 कितनी बार आया यहाँ पर 1 बार, और 7 कितनी बार आया यहाँ पर 1 बार। तो इसमें एक चीज अब भी मिस कर गया कि इसमें 5 भी होगा, इसमें मल्टीपल कितना होगा, मल्टीपल 5 भी होगा यहाँ पर, मल्टीपल 5, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर मल्टीपल 5 और लिख लेना, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ मिस करेगा उसमें, पता नहीं टाइपिस्ट को पकड़ लूँगा। तो 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर b इक्वल टू, अब इसको कंपेयर करो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर a, 3 की पावर 2 ले तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 2, 5 5, 7 पावर b, 7 पावर 1, तो b की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 5a, a की वैल्यू क्या है 2, 5 2 10 प्लस 2b, b की वैल्यू क्या है 2, 1, 2 1 2, तो कितना आ जाएगा 12। तो 5a प्लस 2b कितना आ गया बच्चे 12, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब एमसीक्यू चले गए, क्वेश्चन सॉल्व वाले आ गए। देखो इसमें वही चीज है, 2520 इनके फैक्टर्स निकालने, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको होमवर्क में करना है। इसके मैं लेकिन ये लिख देता हूँ, ये क्या है, ये है 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई 5 की पावर c, देखो यहाँ पे 5 आ गए ना, वहाँ पे नहीं दिया था, 5 पावर b इक्वल टू, इसके लिखना कंपेयर में करना, a b c d की वैल्यू हो जाएगी और वहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। समझ में आया। अभी तो करके आए थे बच्चे इसका, अभी तो एलसीएम बेटा करके आए थे। इसका एलसीएम क्या आया था, 2520 का 2 की पावर 3 आया था, और क्या आया था 3 की पावर 2 आया था, आई थिंक 5 की पावर 1 आया था, और 7 की पावर 1 आया था। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, वहाँ पे पुट कर देना तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर m एंड n, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया बच्चे कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है m और n हमारे पास, और वो कैसे एक्सप्रेस है, वो एक्सप्रेस है कि m इक्वल टू a, ये मैंने बताया इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्या लिख दिया इसने, हाँ इसका मतलब पावर, a की पावर 2 और b की पावर 2, ठीक है। जब हम टाइप करते हैं ना तो बच्चे टाइप पावर ऐसे लिखी जाती है, उसमें पावर का अभी सही से उसमें आने का, ठीक है। तो पावर इस तरीके से टाइप हो पा रही है, और n की वैल्यू क्या है, a की पावर 3 और b की पावर 2, a और b क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर से। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए, इन दोनों का आपको एचसीएफ भी फाइंड आउट करना और एलसीएम भी निकाल लोगे इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, तो 2 कॉमन आएगी तो a स्क्वायर हो जाएगा एचसीएफ में, यहाँ पर b स्क्वायर है, और यहाँ पर b की पावर 3 थी, यहाँ पर b की पावर कितनी है बच्चे 3, तो b की पावर कितनी थी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, एचसीएफ क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अभी ऐसा जस्ट पीछे क्वेश्चन करा के आया, इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए। 2 नंबर आर इन द रेशियो 21 रेशियो 17। अच्छा रेशियो का मतलब मुझे कुछ समझाओ पहले, जैसे ये 50 है और ये डिवाइड में कितना तुम्हारा 20, ठीक है। ये दोनों नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने बना के देखे, 5 से कट रहा था सर, ये भी 5 से कट रहा था, 5 2 से 10, और ये 2 से कट रहा था, 2 5 से 10, तो इसके नीचे ये 1 लिख दूँ मैं, 5 रेशियो 1, ये नंबर आ गया हमारे पास।
तो ये नंबर जो 5:1 आया, तो सर इसमें जरूर किसी नंबर का मल्टीपल हुआ होगा तब ये नंबर आया होगा। तो किस नंबर का मल्टीपल हुआ होगा ऐसा? इसमें देखो यहाँ पे कितने से कटा था? 5 से, तो 5 का, और यहाँ से 2 से, 2 का, यही तो है। यहाँ पे कितने से कटा? 2 5 10, तो 50 हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो गया? 5, अच्छा ये 5, अरे सॉरी अब कहोगे सर आपसे तो काटना भी नहीं आ रहा। 5 बन जा 5, और ये कह जाएगा 5 5 का 25, तो 5 कितनी बार आया? 25, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया, जैसे अभी भी ये कट रहा है, तो 25 5 2 जा 10, तो आ गया 2:1, ये आया 2:1। तो ऐसा कोई नंबर आया होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं उस नंबर का, तो वापस से वो नंबर आ जाए। तो ये जो नंबर आता है रेशियो में, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं आता बच्चों। इसमें कोई नंबर ऐसा होता है इसका मल्टीपल करके ये नंबर आता है। जैसे यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 50 हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 25 हो जाएगा। देखो एग्जैक्ट नंबर आ गया ना, 50/25। तो यानी कि जो रेशियो में वैल्यू दी होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट करके दी होती है। और देखो एक ही नंबर ऐसा था तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इसमें हम एक नंबर लेट करते हैं कि जैसे हमने y या x कोई नंबर लेट कर लिया तो x इसके साथ में और x इसके साथ में, यानी कि x एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीपल करके वो नंबर एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट ए नंबर एक नंबर लेट कर लिया x। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट नंबर आ जाएगा बेटा 21x, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर आ जाएगा बच्चे 17x, ठीक है। अब इसने बोला है कि इफ द एचसीएफ इज 5, उनका एचसीएफ 5 है, तो मैं इन दोनों नंबरों का अगर एचसीएफ निकालूं, फर्स्ट का और सेकंड का, अगर एचसीएफ मैंने फाइंड आउट करा, एचसीएफ फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का, इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? सर x कॉमन आ रहा है, x ही आएगा। जबकि इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 5, तो एचसीएफ इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली हमने? 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो हमसे पूछा क्या है? द नंबर्स आर, नंबर क्या है हमारे पास? तो नंबर थे 21x, तो 21 × 5, तो इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 105, ठीक है। और दूसरा क्या है? 17x, x की वैल्यू 5, 17 5 × 85। तो ये दोनों नंबर्स हो गए हमारे पास। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एलसीएम भी पूछ लिया जाता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको बताया मैंने बच्चे, क्या? एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यही तो करते हो। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास? एचसीएफ वहां पे दिया हुआ था 5, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ गए? 105 और 85, तो यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा आपका। 5 कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक ही क्वेश्चन में इसमें एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखिए क्या है इसमें कि 2 numbers are in the ratio 3:4, 2 नंबर है 3:4 में, देयर एलसीएम इज 120। अच्छा, 2 नंबर हमारे पास क्या है? लेट ए नंबर्स, हमने एक नंबर लेट कर लिया बच्चे, क्या? लेट ए नंबर्स इज y। इस बार मैं y लेट कर लेता हूँ सर, सब देखो x मान के चलते हैं तो हम y मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने एक नंबर लेट कर लिया, क्या? y। तो नंबर्स हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट नंबर्स हो जाएगा हमारे पास 3y, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चे? सेकंड नंबर हो जाएगा 4y, ठीक है। अब पूछा है, बोला है कि देयर एलसीएम इज 120, इन दोनों नंबरों का एलसीएम 120 दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या आएगा इनका? अगर मैं एलसीएम निकालूं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करता हूं, तो 4 3 जा 12 और y, ये तो भाई एलसीएम में क्या आता है? 2 कॉमन होता है, उसको एक बार लिख देना 12y, और एलसीएम कितना दिया जाएगा हमको? 120, तो y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से? 120 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। तो y की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी हमने? 10। अब उसने पूछा क्या? वो पूछो, देखो सम ऑफ नंबर्स इज, इन दोनों नंबरों का सम क्या होगा? नंबर्स क्या थे? 3y और ये, तो सम ऑफ नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दोनों का सम कर दो। फर्स्ट नंबर क्या बच्चे? 3y, और ये क्या? 4y, दोनों का सम करा तो 7y, y का मैंने नंबर पूरा निकाला 10, तो कितना जाएगा? 70, तो सम क्या आ गया दोनों का? 70, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया बच्चे? हमने एक नंबर y मान लिया, दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम 120 दिया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोज्ड नंबर इज। बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा। अगर ये भी पूछा जाता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो भी एक ही आंसर आता, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा बच्चे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोज्ड नंबर। अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट इवन कंपोज्ड नंबर तो हो जाता 4, लेकिन स्मॉलेस्ट कंपोज्ड नंबर कौन से होते हैं, हाँ ये मैंने नहीं बताया, इसमें कंपोज्ड नंबर कौन से होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं कंपोज्ड नंबर। जैसे 4 है, 4 हमारे पास 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो 2 से ज्यादा कंपोज्ड नंबर नहीं होगा इसके, तो ये क्या हमारा कंपोज्ड नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बताइए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोज्ड नंबर बताइए कौन सा होता है। सर कंपोज्ड नंबर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो ये तो सारे इवन है, तो कंपोज्ड नंबर सबसे छोटा कौन सा है 9। तो ऑड कंपोज्ड नंबर कौन सा हो गया 9। 2 का और 9 का दोनों 2 और 9 कैसे प्राइम नंबर है, पूछा क्या है दोनों का एलसीएम पूछा है। तो पीछे अभी मैंने एक्स्ट्रा में बताया था कि जब भी हमारे पास 2 प्राइम नंबर का पेयर आएगा तो एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 18। ठीक है, एलसीएम में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, इन ए टीचर वर्कशॉप, एक टीचर की वर्कशॉप है, वर्कशॉप में द नंबर्स ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच हिंदी एंड इंग्लिश, जो टीचरों की संख्या है, जो फ्रेंच पढ़ाने वाले जो टीचर है, हिंदी पढ़ाने वाले जो टीचर है और इंग्लिश पढ़ाने वाले जो टीचर है वो 48 है, फ्रेंच के, हिंदी के 80 और इंग्लिश के 144 है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ द रूम बताना, कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन each room in the same number of the teacher are selected in all of them are of the same subject। बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक वर्कशॉप में कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसमें फ्रेंच 48 टीचर पढ़ा रहे हैं, हिंदी को 80 टीचर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश 144 टीचर पढ़ा रहे हैं। उन पे मिनिमम नंबर से मत देखना कि यहाँ पर सर आंसर निकालना पड़ेगा, नहीं, उसने पूछा है ऐसा कम से कम हमें कितने रूम की जरूरत पड़ेगी जिसमें फ्रेंच को पढ़ाने वाले टीचर अलग हो जाए, हिंदी को पढ़ाने वाले टीचर अलग हो जाए, इंग्लिश को पढ़ाने वाले टीचर अलग हो जाए, और टोटल कितना आ जाएगा फिर इनको। इससे पूछा है सिलेक्टेड ऑल ऑफ देम सेम सब्जेक्ट, जो सेम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पढ़ा रहे हैं उनका टोटल कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे नंबरों में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तीनों का क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, एचसीएफ, इसका 48 और 80 और 144, तो वो बड़े से बड़ा नंबर आएगा। तो 48 क्या थे हमारे पास फ्रेंच, और हिंदी के कितने थे, हिंदी के टीचर कितने थे हमारे पास जो पढ़ा रहे थे 80, और इंग्लिश के कितने बच्चों 144। तो इनका क्या फाइंड आउट करना है आपको, इनका फाइंड आउट करना है सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा इन दोनों का 144, तो ये हो जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा 3 2 4 4 2 8 8 16 16 48। ठीक है, 80 का 40 आ जाएगा, 40 का 2 से काटूंगा 20 आ जाएगा, 20 को 10 आ जाएगा, 10 का 5 आ जाएगा, 40 40 3 80। ठीक है, ये आएगा 144 का 72 जाएगा, 36 आएगा, 36 को 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 30 से 18 आ जाएगा, 18 9 बार जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ क्या आएगा इनका, एचसीएफ जो इनमें कॉमन होगा सर, एक तो इसका पेयर आ जाएगा 2 का, ठीक है बच्चे, और 1:2 का पेयर आ जाएगा, और 1:2 का पेयर आ जाएगा, और 1:2 का पेयर आ जाएगा, बस सर जो चारों में कॉमन ही आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया 16, एचसीएफ कितना आ गया 16 एक बड़े से बड़ा नंबर है। ऐसा से एचसीएफ क्यों निकाला सर, एचसीएफ इसलिए निकाला बेटा कि 16 एक बड़े से बड़ा नंबर ऐसा आ जाएगा जिसको मैं फ्रेंच से डिवाइड दूंगा, तो फ्रेंच के सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच के ईच रूम वाले क्या आ जाएंगे हमारे पास टीचर आ जाएंगे,
कि अगर मैं फ्रेंड्स के लिए निकालूं फॉर फ्रेंड्स, इसलिए एलसीएम निकाला था 48 थे तो टोटल हाईएस्ट नंबर कितना था 16। तो 3 टीचर ऐसे आ जाएंगे जो हर एक अलग अलग क्लास में जाके पढ़ाएंगे कि ये इस बार में जाएंगे, इस क्लास में फ्रेंच वाले यहाँ पे जाएंगे, इस बार फ्रेंच वाले यहाँ पे जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं एक ही फ्रेंच वाला यहाँ पर सारे टीचर सबको बच्चों का इस तरीके से पढ़ाता रहेगा। तो ऐसे ही हमारे पास किसका जाएगा हिंदी का, और हिंदी के लिए कितना जाएगा हमारे पास, हिंदी के लिए टोटल कितना है 80 डिवाइड बाई 60 कितना आ जाएगा 5। और ऐसे ही सेम आ जाएगा इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का कितना आ जाएगा हमारे पास कितना है 144 को 16 से डिवाइड करो कितना जाएगा 16 9 जा 144। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चे, टोटल रूम्स कितने आ जाएंगे 80। तो टोटल रूम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 80 रूम्स। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ ये सीबीएसई का कौन से ईयर का है 2024। एचसीएफ ऑफ 25206600 इज 40। अच्छा अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बता के आया था एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए मल्टीप्लाई। ठीक है, एचसीएफ बेटा 25206600 का एचसीएफ कितना दिया होगा 40 और एलसीएम क्या दिया हुआ बच्चे इनका 25 टू मल्टीप्लाई के। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या 2520 और मल्टीप्लाई 660। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना के की वैल्यू, तो ये कहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा सॉल्व करोगे तो के इक्वल टू कितना जाएगा 2520 मल्टीप्लाई 6600 डिवाइड में 40 और 252। इसको काट ऑफ कितनी बार जाएगा 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड होगा, 4 1 जा 4 कितना आएगा बच्चे 2 आएगा, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। ये आ जाएगी के की वैल्यू, के इक्वल टू 1650। ओके, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट डिविजिबल बाय 24 15 एंड 36। आपको बड़े से बड़ा 6 डिजिट का नंबर बताना। सबसे पहले बड़े से बड़ा 6 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चे 4 6 टाइम्स 9। और अगर मैं यहीं पे पूछ लूं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तो कौन सा हो जाएगा 10005 टाइम्स 0, तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसने पूछा डिविजन बाय 24 15 एंड 36। आपको बड़े से बड़े 6 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है जो 24 15 और 36 से डिवाइड हो जाए, इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ये तो बड़े से बड़ा नंबर आ गया 6 डिजिट का, लेकिन ये ऐसा नंबर नहीं है कि इन तीनों को डिवाइड कर देगा, तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तीनों से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। तो फिर हम सर कैसे निकाले बड़े से बड़ा नंबर। तो अभी मैं आपको बता के आया था कि अगर मैं 24 15 और 36 का एलसीएम ले लेता हूँ, अगर 24 15 और 36 का एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकाल लेना बच्चे इन तीनों नंबरों का 24 15 और 36, इन तीनों का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का 360। तो 360 से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड देता हूँ, 360 से अगर इस नंबर को डिवाइड देता हूँ 4 टाइम्स 9 को, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा अगर उस रिमाइंडर को मैं इस नंबर में से घटा दूंगा तो वो पूरा एग्जैक्ट 6 डिजिट का ऐसा नंबर आ जाएगा जो इन तीनों से डिविजिबल है। इसलिए तो मैंने इन दोनों तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम क्यों लिया सर, एलसीएम ऐसा नंबर आता है जो इन तीनों के मल्टीपल में आता है, लिस्ट मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा नंबर आता है, यही तो बात होती है। तो सबसे छोटे से छोटा लिस्ट मल्टीपल ऐसा नंबर आता है हमारे पास। ठीक है, इसलिए इन तीनों का एलसीएम लिया। इसको इससे डिवाइड दूंगा, डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को मैं इस नंबर में से माइनस कर दूंगा, यानी कि माइनस रिमाइंडर कर दूंगा। और रिमाइंडर करने पर वो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आएगा जो 24 15 और 36 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना वो अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 1250 9377 एंड 15628 लिविंग रिमाइंडर 1 to end क्या कर रहा है इस बार, इसको पकड़ लूंगा छोड़ नहीं से 1 to end 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या है 1 to end 3। ठीक है,
तो आपको बड़े से बड़ा ऐसा नंबर बताना है जो इसको और इसको डिवाइड देकर रिमाइंडर ये छोड़ रहा है। तो रिमाइंडर जो छोड़ रहा है, तो अगर मैं रिमाइंडर उन नंबरों में से एग्जैक्ट नंबरों में से माइनस कर दूं तो एग्जैक्ट वे नंबर आ जाएंगे जिनका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो बड़े से बड़ा नंबर वो आ जाएगा जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, वो एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। लेकिन एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा जब वो नंबर अगर इनसे फिर मैं डिवाइड करूंगा फिर वो रिमाइंडर 1, 2 और 3 बचेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट नंबर निकालूं 1, 2, 5, 1 तो रिमाइंडर बच रहा 1, तो इसमें आएगा 1, 2, 5, 0। ठीक है, और दूसरा 2, 9, 3, 7, 7, 9, 3, 7, 7। तो इसमें से क्या नंबर डिविजिबल करना पड़ेगा मुझे, क्या नंबर डिवाइड करूंगा बच्चे, इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे कितना, 2 इसमें से घटाऊंगा तो क्या बचेगा 9, 3, 7, 5, क्योंकि ये एग्जैक्ट ऐसे नंबर आएंगे जो पूरा नंबर को पूरे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। -3 तो जाएगा 1, 5, 6, 2, 5। तो ये ऐसे नंबर आए हैं, इनमें हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ निकालना है। तो जब एचसीएफ इन तीनों का आएगा तो उस एचसीएफ से इनको डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर इसको डिवाइड देने पर 1 बचेगा, इसको डिवाइड देने पर 2, इसको डिवाइड देने पर 3 बचेगा इसको। ठीक है, तो अब इनका टास्क है इनका एचसीएफ कैसे निकाले सर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, थोड़ा बड़ा चला जाएगा। तो अगर बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। और डिवाइड वाला देना चाहो, यहाँ पर तो कहीं लिखा नहीं है कि यहाँ पर वो दो तुम, तो ये इस मेथड से करो 9, 3, 7, 5। अगर मैं डिवाइड वाले मेथड से करता हूँ तो कितनी बार जाएगा ये 7 बार, 0, 0, 7, 5 35, कैरी 3, 7 2 14, 17 कैरी 1, 7 1 7 8, 5 7 5 जाएगा 2 और ये बचेगा 13 में से 7 जाएगा 6, ये जाएगा 1 2 5 0। कई नंबर से कटना 2 बार में चला जाएगा 6 2 1 2 5 0, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर डिवाइड हो जाता है वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। अच्छा, एक चीज और डिवाइड करना है यहाँ पर, अगर ये 6 2 5 इस नंबर को भी डिवाइड कर देता है तो ये हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं करता तो एचसीएफ फिर जब नीचे जाता है वो हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 2 5, ये इसको डिविजिबल कर देगा तीसरे नंबर को भी। तो इन तीनों नंबरों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, इन तीनों नंबरों का जाएगा 6 2 5। तो 6 2 5 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जिसको डिवाइड देने पर इस नंबर को डिवाइड देने पर 1 बचेगा रिमाइंडर, इसको डिवाइड देने पर 2 और इस नंबर को डिवाइड देने पर 3 बचेगा। ठीक है, चलो ये है बेटा आपकी आज की क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर आपका यहीं पर रियल नंबर पूरा तरीके से खत्म हो जाता है। जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए आपके। ऐसा तो अब एक दो क्वेश्चन भी आपका नहीं बचा होगा। चलो एक टाइप का क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। अगर आपके में भाई अगर वो भी आ जाए, इसको जो छोड़ते हैं, जो इतने क्वेश्चन करा देते, चलो इसको भी मैं करा देता हूँ। ठीक है बच्चे, चलो यहीं पे करा देता हूँ बच्चे। ठीक है बेटे, क्वेश्चन क्या है, ये इस तरीके से ब्रैकेट बना हुआ है इस तरीके से ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पर x है। ठीक है, और एक ये ब्रैकेट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1। एक ट्री मेथड होता है और फिर इनको ब्रेक कर रहा है, फिर इनको ब्रेक करके यहाँ पर आया हमारे पास 3 और ये 2 के बाद यहाँ पर आया 2, यहाँ पे क्या है 2 और फिर यहाँ पे क्या है x y 819, फिर इसको ब्रेक किया गया 819 को, यह है 3 और z, यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया z। बुक कौन सी है, आरडी है बच्चे, कौन सी बुक है आपकी, आरडी। ठीक है, तो यहाँ पे आया z, ये z है। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे क्या है, इसको ब्रेक किया गया है, तो यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया w। ठीक है, w को डिवाइड किया है 13 × 7, यह है 13 और ये आया यहाँ पर 7। इस तरीका का क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, इसमें x y z और w इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप मुझे पहले एक फैक्टर बताओ, जैसे 18 है, मैं ले लेता हूँ ऐसे फेयर एग्जाम्पल में 24 का अगर मैं डिवाइड करूँ किससे कटेगा 2 से, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 किससे कटेगा 2 से और यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 के क्या फैक्टर हो जाएंगे 2 से और 3 से। तो अब एक चीज़ बताइए मुझे कि अब तो एक नीचे फैक्टर जाएंगे नहीं, तो यहीं पे रुक जाना है। ये 12 नंबर कैसे आया होगा सर, इन नीचे दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके 12 आया होगा। सही बात है सर, एक और तरीका से तो आ सकता है कि 2 को मैं डिवाइड दे दूं 24 से, तो अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा तो भी आ सकता है 12। यस बच्चे, ये ऐसे भी आ सकता है। तो इस तरीका से हम ये एग्जांपल लिया मैंने, इस तरीका से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
तो सर x कैसे आया होगा, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा, यहाँ पर y नहीं पता, तो सर y कैसे आया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके y आ जाएगा, 2 9 जा 18 कैरी 1 2 1 जा 2 3 2 8 जा 16, ये आ जाएगा सर y की वैल्यू, ये आ जाएगी 2 9 जा 18 कैरी 1 2 1 जा 2 3 2 8 जा 16। तो सर x भी आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1638, सर ये x आ जाएगा, ठीक है। तो ये z कैसे आया होगा, z कैसे आया होगा, अभी तो मैंने आपको बताया, अगर मैं w को लेके चलूँ या तो 3 का इससे डिवाइड है तो भी z आ जाएगा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 7 जा 13 7 जा 91, तो ये 91 आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से z आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, अगर भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो z आया होगा, या 3 का इससे डिवाइड हो तो भी यही नंबर आएगा, तो ये x y z आपकी सभी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, आपके इस चैप्टर में रियल नंबर में सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए। मिलते हैं बच्चे अब नेक्स्ट क्लास में।